Hello to everyone. Myself Satwant Kumar Yadav, Assistant Professor, Department of Mathematics, DBS College, कानपुर। इस लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पार्ट बी ज्योमेट्री की यूनिट 5th में टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को डिस्कस करेंगे। General equation of second degree in x and y is given by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 and always represent a conic। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हमेशा एक कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि दिए हुए कोनिक के इक्वेशन में से एक्स वाई टर्म को हम हटाना चाहते हैं, उसके लिए रेक्टेंगुलर एक्सिस एक्स एंड वाई को थीटा डिग्री इस प्रकार रोटेट करना होता है कि tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाए 2h अपान a माइनस बी के। यदि थीटा डिग्री इस प्रकार हम रोटेट करते हैं कि tan 2 थीटा जो है वो 2h अपान a माइनस बी के बराबर होता है, तो दिए हुए कोनिक के इक्वेशन में से एक्स वाई टर्म हट जाता है। सेंटर ऑफ कोनिक, कोई दिया हुआ कोनिक का इक्वेशन है और उस कोनिक का हम सेंटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोनिक के इक्वेशन को x एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का, तो हमें प्राप्त होता है ax प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0 और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें सेंटर ऑफ कोनिक प्राप्त होता है। इनको सॉल्व करने पे हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर और y जो प्राप्त होता है जी एच माइनस ए एफ अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर, और यही क्या होता है सेंटर ऑफ कोनिक। तो इस प्रकार से किसी दिए हुए कोनिक के इक्वेशन से उसके सेंटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई कोनिक का इक्वेशन हमें दिया हुआ है और उस कोनिक का नेचर बताना है, वो किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस नोट डाउन की हुई हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा कर्व होगा या कोनिक किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा, जो कि होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। यदि डेल्टा 0 है तो सीधा हम कह देंगे कि कोनिक जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और इसके बाद अगर अगली जो कंडीशन है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी वाली सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है, टू पैरेलल लाइंस है। और यदि a प्लस बी 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये कंडीशन है कोनिक के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने की। अब इसके बाद जो दूसरा है, अगर ये डेल्टा नॉट 0 है, डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, एच 0 हो जाता है, ए और बी आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब एक्स वाई टर्म नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में बराबर है, तो कोनिक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और इसी प्रकार डेल्टा 0 के बराबर नहीं है लेकिन एच स्क्वायर ए बी से छोटा है, तब कोनिक रिप्रेजेंट करेगा एक इलिप्स को। और चौथा जो है कि डेल्टा 0 के बराबर नहीं है और एच स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी के, तो कोनिक रिप्रेजेंट करेगा एक पाराबोला। और ऐसा ही पांचवा है कि डेल्टा 0 के बराबर नहीं है लेकिन एच स्क्वायर किससे बड़ा है, ए बी के, तो वो सिंपली एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। यदि इन दोनों कंडीशन के अतिरिक्त डेल्टा 0 के बराबर ना हो और एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो, इसके अतिरिक्त एक कंडीशन और सेटिस्फाई हो जाए, ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि वो जो हाइपरबोला है वो कैसा है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इस कंडीशंस के आधार पे हम
दिए हुए कोनिक के इक्वेशन से बता सकते हैं कि वो कोनिक किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज को कवर करते हैं जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक कोनिक का इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये पूछ रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम कोनिक के इक्वेशन को लिख लेते हैं और इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से कंपेयर करते हैं और वहां से हम कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें a का मान मिलता है 4 जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b का मान मिलता है 9 जो कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c का मान मिलता है 2 जो कि कांस्टेंट टर्म है, बाकी f, g, h इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल्टा को कैलकुलेट करेंगे। जब डेल्टा को हम कैलकुलेट करते हैं जो कि होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, तो यहाँ ABC FGH जो कंपेरिजन करने पे हमें कोफिशिएंट्स प्राप्त हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें डेल्टा मिलता है 0। और ये डेल्टा 0 हो जाए तो हम सीधा क्या कह सकते हैं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने इस कोनिक इक्वेशन के बारे में बताया कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। और अगला एमसीक्यू को हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक कोनिक का इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है सेंटर ऑफ कोनिक इज, इस दिए हुए कोनिक का सेंटर क्या होगा। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोनिक के इक्वेशन को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 34x माइनस 12y प्लस 46 इक्वल टू 0 और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तब हमें प्राप्त होता है माइनस 12x प्लस 16y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, x और y के पार्शियल डिफरेंशिएशन से जो इक्वेशन प्राप्त होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। उनको सॉल्व करने से हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 और यही क्या हो जाता है, दिए हुए कोनिक का सेंटर। तो ये जो दिया हुआ कोनिक है हमारा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -1, -1। इस प्रकार से आप किसी भी दिए हुए कोनिक के सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।